हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हो रेडियोग्राफी इन हिंदी। रेडियोग्राफी इन हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एक्सरे सर्किट। इस बेसिक एक्सरे सर्किट में हम पढ़ेंगे किस तरह से एक्सरे ट्यूब का सर्किट बना होता है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर से वो पावर सप्लाई किस तरह से लेते हैं। बेसिक एक्सरे सर्किट का आज लास्ट पार्ट है। मैंने इसके अलावा आपको 4 पार्ट और पढ़ा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर के लॉज पढ़ाए थे, ट्रांसफार्मर लॉ, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर के इसके अलावा मैंने आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया था, एक चैप्टर और पढ़ाया था। इसके अलावा आज अपन लास्ट कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर आज अपन पढ़ते हैं कि जो बेसिक एक्सरे सर्किट होता है, एक्सरे सर्किट के अंदर किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर और फिलामेंट ट्रांसफार्मर का क्या रोल होता है, किस तरीके से लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, अपन ये सारी चीजें देख लेते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर रेक्टिफायर सर्किट आता है। रेक्टिफायर सर्किट अपन आगे पढ़ेंगे। रेक्टिफायर के बारे में अभी आपको बता देता हूं। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट या डीसी करंट में चेंज करती है। आपकी एक्सरे ट्यूब होती है वो डीसी करंट पर काम करती है, न कि एसी करंट पर। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सरे मशीन के अंदर जो करंट का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही दिशा के अंदर होता है। चलो तो अपन बेसिक एक्सरे सर्किट में आज सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फिलामेंट ट्रांसफार्मर। फिलामेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? आपको पता है एक्सरे ट्यूब में एक फिलामेंट लगा होता है। इस फिलामेंट को करंट सप्लाई की जाती है और मैंने आपको बताया था यहां पर 10 वोल्ट और 4 से 6 एम्पियर की करंट सप्लाई की जाती है। वोल्टेज बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम रखा जाता है। तो इस फिलामेंट को सप्लाई, जो करंट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई है, वो कौन करता है? वो फिलामेंट ट्रांसफार्मर करता है। वो कौन करता है? फिलामेंट ट्रांसफार्मर करता है। ये सप्लाई किस तरह से होती है, किस प्रकार की होती है, इसका मैं आपको पहले एक बेसिक डायग्राम बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। ये इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होगी। इस सेकेंडरी पर ये डायरेक्ट फिलामेंट को सप्लाई हो गया। इसके अलावा ये प्राइमरी हो गई और $100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर तक ले लेते हैं, आगे 500 मिली एम्पियर भी होता है। ये सप्लाई आपकी कहां से आ रही है? सप्लाई फ्रॉम ऑटो ट्रांसफार्मर। और ये डायरेक्ट टू फिलामेंट। ये क्या होती है? डायरेक्ट टू फिलामेंट। ये फिलामेंट को होती है। ये सप्लाई आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रही है। मैंने आपको बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जिसमें एक सिंगल कॉइल होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह से बिहेव करती है। एक सप्लाई यहां से आ गई और दूसरी सप्लाई अपन वेरिएबल की से अपन जहां चाहे जितने टर्न चाहिए उतने टर्न अपन इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका फिलामेंट ट्रांसफार्मर हो गया। इस फिलामेंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को अपन डायरेक्ट अपन एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट से जोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था ये 10 वोल्ट इसको फिलामेंट को सप्लाई करता है। इसका मतलब फिलामेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है रे? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो लगभग 20:1 होता है। मींस अगर आप यहाँ पे 240 वोल्ट प्राइमरी पर अप्लाई करोगे तो आपको सेकेंडरी के ऊपर कितना मिलेगा रे? लगभग 12 वोल्ट के करीब मिलेगा। यानी यहाँ पे 20 फेरों के पीछे, प्राइमरी के 20 फेरों के पीछे सेकेंडरी में कितना फेरा होता है? सिर्फ एक ही फेरा या एक ही टर्न सेकेंडरी के अंदर होता है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो आपका डायरेक्ट फिलामेंट को पावर सप्लाई करता है। इसके साथ में यहाँ पर 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो इस
के अंदर फिलामेंट इसके अंदर जाने वाले ट्यूब को कंट्रोल करते हैं। अब अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपन ये क्यों लगा रहे हैं इतने रेजिस्टेंस, और अपन ने इसके करंट से इनका क्या संबंध है ये देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि एक्सरे ट्यूब में जो ट्यूब करंट होता है, ट्यूब करंट मतलब कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिसको अपन ट्यूब करंट कहते हैं। इन ट्यूब करंट की इस ट्यूब करंट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस पर निर्भर करती है? फिलामेंट के चारों तरफ स्पेस चार्ज में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स इस पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फिलामेंट के टेम्परेचर पर निर्भर करती है ना, इसके टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर के कारण जितने इलेक्ट्रॉन, इसका जो फिलामेंट है इसका टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? फिलामेंट की आप जितनी सप्लाई दोगे। ट्यूब करंट किस पर डिपेंड करता है? इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर। और इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करेंगे? कैथोड या फिलामेंट के टेम्परेचर पर। ये क्या कहलाती है? इसकी टेक्निक कहलाती है। क्या कहलाती है? टेक्निक। 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर और 400 मिली एम्पियर की ये टेक्निक कहलाती है। इस तरह से आपका फिलामेंट ट्रांसफार्मर काम करता है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन डायरेक्ट सप्लाई किसको देते हैं? फिलामेंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को। फिलामेंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को इस प्राइमरी पर देंगे। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका टर्न रेशियो लगभग 20:1 होता है, यानी अपने जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उसका 120 कर देगा, 1/20 भाग उसका ये कर देता है। उसी अकॉर्डिंग वोल्टेज को कितना बढ़ा देगा? 20 मल्टीप्लाई से, यानी 20 गुना उसको वोल्टेज बढ़ा देगा। यानी जैसे आप 100 मिली एम्पियर ले रहे हो तो इसका 20 गुना यानी 2 एम्पियर तक की करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप 200 ले रहे हो तो 4 एम्पियर हो जाएगा, 300 से 6 एम्पियर, 400 से 8 एम्पियर हो जाएगा। यानी करंट क्या हो जाएगा? जस्ट 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपकी फिलामेंट को सप्लाई होगी, जिससे फिलामेंट अलग अलग अमाउंट में अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोडक्शन होगा और आपका ट्यूब करंट उससे एल्टर हो जाएगा। तो ट्यूब करंट को एल्टर करने के लिए अपन क्या करते हैं? फिलामेंट टेम्परेचर को अपन काम में इसको लेते हैं। ये आपका फिलामेंट ट्रांसफार्मर हो गया है। इसके बाद में दूसरा ट्रांसफार्मर है रे किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दूसरा है किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की कोर हो गई और ये इसकी प्राइमरी हो गई। इसकी प्राइमरी से ये एक वेरिएबल की हो गई। ये इसकी सेकेंडरी है। ये आपका किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो गया। किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका टर्न रेशियो बहुत ज्यादा होता है। इसकी प्राइमरी में फेरों की संख्या से सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या करता है? ये वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपको पता होगा एक्सरे ट्यूब के किनारों पर वोल्टेज ज्यादा हो गया तो उससे एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये आपकी प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो गई। सेकेंडरी को अपन डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं अपन किससे? फिलामेंट से। उसके अलावा बीच में एक डिवाइस और लगी होती है जिसको अपन बोलते हैं रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर इस ट्रांसफार्मर से आने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट करके एक्सरे ट्यूब के किनारों पर भेज देता है। तो सेकेंडरी पर अगर सेकेंडरी कॉइल से के सिरों पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसका वैल्यू बढ़ने पर आपकी एक्सरे ट्यूब के किनारों पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी और जिससे आपकी एक्सरेज होगी, एक्सरेज की वोल्टेज एनर्जी तथा उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो यहां पर अपने को एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर की एक वाइड वेराइटी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा वेराइटीज की एक्सरे चाहिए होती है। जैसे हम अपने रिस्ट से लेके एब्डोमेन तक के एक्सरे करते हैं जिनमें इन बॉडी पार्ट्स में इनकी थिकनेस में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। उन्हीं वैरायटी के अनुसार अपने को एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर भी चाहिए होती है, जिसके लिए अपने को एक्सरे ट्यूब के किनारों पर वोल्टेज को भी एल्टर करना होता है, परिवर्तित करना होता है। उसके लिए अपन हाई टेंशन ट्रांसफार्मर लेते हैं अपन, और इस हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को वोल्टेज आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर के अलग अलग फेरों की संख्या से अपन टेपिंग लेते हैं और उनको एक वेरिएबल की के द्वारा अपन उनको कनेक्ट कर देते हैं। वेरिएबल
ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा प्राइमरी पर आपका जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को अपन 2 वोल्ट के वेरिएशन से चेंज कर सकते हैं, जैसे 40 केवी से 42 केवी, 43, 44 केवी, 46 केवी। ये आपको इस हाई टेंशन ट्रांसफार्मर से 40 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज आपको प्राप्त होता है। वोल्टेज वेरिएशन से प्राप्त होता है 2 स्टेप से, 10 स्टेप से। इस तरह से इसमें 2 तरह की वेरिएबल कीज लगी होती हैं, जो एक बार में 10-10 केवी का वोल्टेज परिवर्तित करती है, और दूसरी की होती है जो 2-2 वोल्ट को। एक मेजर कोर्स होता है जिसमें आप डायरेक्ट 10 किलो वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट से आप इसको बढ़ा सकते हो, जैसे 40 से 50 केवी, 50 से 60 केवी और 60 से 70 केवी। ये होता है मेजर कोर्स, जो आपका 10 केवी से वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। दूसरा होता है माइनर्स कोर्स या फाइन कोर्स, इसको फाइन कोर्स भी बोलते हैं। ये आपका वोल्टेज को 2 केवी से बढ़ाता है, जैसे 40 to 42 केवी, 42 से 46 केवी, 60 से 62 केवी, यानी 2-2 केवी का ये वोल्टेज में वेरिएशन करता है। और ये वेरिएशन अपन यहां से लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से, जो आपकी की होती है, इस की को अलग अलग फेरों से कनेक्ट करके अपन इसको लेते हैं, जो आपकी प्राइमरी का वोल्टेज अल्टर करती है। प्राइमरी के अनुसार सेकेंडरी का वोल्टेज अल्टर होता है। आपके एक्सरे मशीन की प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ पे टर्न रेशियो 400 से लेके 1000 टर्न रेशियो तक होता है। इसका मतलब प्रत्येक प्राइमरी के प्रत्येक फेरे के पीछे सेकेंडरी में 400 से लेके 1000 फेरे तक होते हैं, जिससे वोल्टेज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, जो कि किलो वोल्ट के अंदर होता है। इसके अलावा अपन इस हाई टेंशन ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन जनरेटर का अपन एक उपयोग और लेते हैं। हमें एक्सरे ट्यूब के किनारों पर ट्यूब करंट और ट्यूब वोल्टेज मेजर करने के लिए मिली एमीटर और किलो वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है, वो लगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें सूटेबल पोजीशन यहीं पर मिलती है। हम केवी मीटर, किलो वोल्ट मीटर को अपन डायरेक्ट सेकेंडरी के किनारों पर, एक्सरे ट्यूब के किनारों पर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट जनरेट होता है। लगभग 40 to 150 किलो वोल्ट रेंज में वोल्टेज इसके अंदर जनरेट होता है। इतना वोल्टेज जो होगा उसको, उस वोल्ट मीटर को अपन डायरेक्ट कंसोल पर लगाएंगे एक्सरे मशीन के, तो वहां पर जब अपन एक्सपोज लेंगे उस समय अपने को इलेक्ट्रिकल शॉक की संभावना होती है। इसलिए हम वोल्ट मीटर को प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के सिरों के किनारों पर अपन लगा देते हैं। जहां पर जो वोल्टेज आता है उसको टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करके अपन वोल्टेज का पता लगाते हैं कि सेकेंडरी में कितना वोल्टेज अपने को सेकेंडरी कॉइल से मिला है, या एक्सरे ट्यूब के किनारों पर कितना वोल्टेज लगाया गया है। इस तरह से एक्सरे ट्यूब में वोल्टेज का मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। डायरेक्ट वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में अपन प्राइमरी के किनारों पर इसको अपन लगा देते हैं। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब का करंट अगर अपन प्राइमरी जो सर्किट है इससे अगर मेजर करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होता। एक्सरे ट्यूब करंट का मेजरमेंट डायरेक्ट सेकेंडरी से ही पॉसिबल होता है। इसके लिए हम एक्सरे ट्यूब की सेकेंडरी को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके मिड पार्ट को अपन यहां से कट करके और यहां पर एक मिली एमीटर लगा देते हैं। और चूंकि हमें पता है इसकी सेकेंडरी के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस मिली एमीटर की ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं। इस ग्राउंडिंग या अर्थिंग से होता है कि अब हम इसको, इस ग्राउंडिंग या अर्थिंग से अब हम इसको ऑपरेटर कंसोल के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी अर्थिंग होती है तो इसके शॉक लगने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए एक्सरे ट्यूब में ट्यूब करंट का मापन डायरेक्ट आप सेकेंडरी के ऊपर, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कोयल के ऊपर आप डायरेक्ट करते हो। इसका एक बेनिफिट और होता है, अगर हमने मान लिया कि अपने एक्सरे ट्यूब के अंदर सेकेंडरी पे अपने को 150 किलो वोल्ट वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है, तो जैसे ही आप मिली एमीटर यहां पे लगाते हो तो इसका वोल्टेज 0 हो गया और इसके ऊपर प्लस 75 केवी और माइनस 75 केवी हो गया। यानी 0 से आपका जो वेरिएशन है वो 75, 150 के बजाय सिर्फ 75 केवी प्लस में और 75 केवी माइनस में हो गया। इससे आपको इंसुलेशन,
आपको जो प्रोटेक्शन वगैरह जो चाहिए होती है उनकी कॉस्ट और थिकनेस उनकी कम हो जाती है, अपन इस वोल्टेज को ज्यादा सुटेबली हैंडल कर सकते हैं, ये होता है। तो ये आपका हाई किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो गया। किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर किलो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है या एच टाइप ट्रांसफार्मर है, उसकी सेंट्रल कोर के ऊपर जो एक रेक्टेंगुलर होती है, इस पर एक कॉपर का सिलेंडर होता है जिस पर प्राइमरी कॉइल लपेटी गई होती है, जिस पर प्राइमरी कॉइल लपेटी गई होती है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल के बाहर एक कॉपर का सिलेंडर दोबारा लपेटा गया होता है और इस कॉपर प्लेट के बाहर एक और पतली कॉपर की प्लेट लगी होती है जिसकी अर्थिंग की जाती है, जिसे स्ट्रेस शील्ड कहते हैं। इसके बाहर दो सेकेंडरी कॉइल होती हैं जो बराबर होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है और इनके मिड पॉइंट से इनको आपके मिली एमीमीटर लगाया गया होता है इन दोनों के बीच में। स्ट्रेस शील्ड का कार्य ये होता है कि अगर आपकी सेकेंडरी के अंदर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए, आपका इंसुलेशन फेल हो जाए, उस कंडीशन में प्राइमरी कॉइल आपकी प्रोटेक्टेड रहती है, उसके ऊपर ज्यादा इसका इफेक्ट, इंसुलेशन ब्रेकडाउन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। इनके बीच में पेपर की जो इंसुलेशन प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो लगी होती है, जिनको बेक्स के द्वारा कोटेड किया जाता है ताकि इंसुलेशन और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। और इतना ज्यादा वोल्टेज इसमें प्रोडक्शन होने के कारण आपका हाई टेंशन ट्रांसफार्मर को एक ऑयल फील्ड टैंक के अंदर रखा जाता है जिसकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग की गई होती है। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर की कोर मटेरियल होता है, इसकी भी अर्थिंग की जाती है और स्ट्रेस शील्ड होता है, इसकी अर्थिंग भी की जाती है। इन कोर्स को अलग अलग इनको जो इंसुलेटर सिलेंडर के अंदर इनको कवर करके रखा जाता है और इनको ऑयल फील्ड टैंक में रखा जाता है। इसके अलावा आपका फिलामेंट ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था, उस फिलामेंट ट्रांसफार्मर को भी इस स्टेप अप या हाई टेंशन ट्रांसफार्मर के साथ टैंक के अंदर फिल करके भर के टैंक के अंदर डाल के रखा जाता है ताकि आपका इंसुलेशन मेंटेन रहे तथा कूलिंग भी मेंटेन रहे। ऑटो ट्रांसफार्मर को भी इन दोनों ट्रांसफार्मर के साथ उसी टैंक के अंदर डाल के रखा जाता है। अतः ये तीनों असेंबली आपकी एक ऑयल फील्ड टैंक के अंदर होती है। इनसे कनेक्शंस होते हैं वो आपके जो कंट्रोल कंसोल पर जाते हैं। कंट्रोल कंसोल पर आपके कई तरह की जो रीडिंग मेजरमेंट के लिए और स्विच और नॉब्स होती हैं, जिनमें आपका केवी सिलेक्टर, एमएस सिलेक्टर, एक्सपोजर टाइम सिलेक्टर, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सर्किट होता है। इसके अलावा आपका केवी मीटर जो एक्स-रे ट्यूब के किनारों पर वोल्टेज मेजरमेंट करता है। मिली एम्पियर मीटर जो आपका एक्स-रे ट्यूब में जो होने वाले जो मिली एम्पियर होता है उसको बताता है। इसके अलावा एक्सरे जो कंसोल होता है, उस एक्सरे कंसोल पर एक्सपोजर स्विच होता है, एक्सपोजर लाइट इंडिकेटर होता है जो बताता है आपका एक्सपोजर है कि नहीं है। लेकिन अपन एक्सपोजर को कंफर्म अपन इस मिली एम्पियर मीटर को देखकर ही करते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन बटन प्रेस करते हैं, आपकी बीप की आवाज भी होती है और लाइट भी ऑन हो जाती है, रेड लाइट होती है वो, लेकिन यहाँ पे मिली एम्पियर में यहाँ पे जो मीटर है इसमें रीडिंग नहीं आती। मिली एम्पियर मीटर में रीडिंग आए तब अपन मानते हैं कि आपका एक्सपोजर हो गया है। वो वार्निंग साइन के लिए होती है, वो ये तीनों एक साथ काम करती है, लेकिन कई बार वार्निंग साइन फॉल्स होते हैं, इसमें नहीं आ पाती, तो अपन इसको कंफर्म इसमें कर लेते हैं अपन।